अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, अब हम वो सवाल करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट को काफ़ी तंग करता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस पेपर में स्प्रिंट 23 में रिजल्ट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मज़े की बात ये है कि इसके मैं समझता हूँ जो शुरू के सवाल थे वो थोड़े से मैं समझता हूँ कि इसमें अबव एवरेज थे। लर्निंग का सवाल भी थोड़ा सा मैं कहूँगा अबव एवरेज था, इवन तो एक पास पेपर के सवाल से मिलता जुलता था। मगर अभी हमने थोड़ी देर पहले आई थिंक पिछले वीडियो में डिस्कस किया, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत डिटेल लेवल पे डिस्कस हो गया। क्वेश्चन 2 भी मैं कहूँगा थोड़ा सा मैं कहूँगा कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना वो क्या कहते हैं आपका अल्लाह भला करे वो था अबव एवरेज। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें क्या नाम है आपका अल्लाह भला करे क्वेश्चन नंबर आगे के सवालों की, तो ये बड़े मुनासिब सवाल थे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया। एक मिनट के लिए अगर मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है, एक मिनट, ये देखिए। तो ये अगर तो मैं सिर्फ बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि पेपर में परेशान नहीं होना है आपने। ठीक है, परेशान नहीं होना है, वो कहते हैं ना घबराना नहीं है, वाकई में घबराना नहीं है आपने। खैर, ये क्वेश्चन नंबर मैं समझता हूँ 1 2 के बाद फिर ये आसान सवाल शुरू हो गए थे। 3 वॉज इजी क्वेश्चन। 3 इतना मुश्किल सवाल नहीं था वैसे, आपस की बात है। ये वाला जो था वेरिएंसेस वाला, फिर 4 भी बहुत आसान सवाल था, 5 मार्क का सवाल था, बहुत आसान थ्योरी थी मगर इतनी मुश्किल बातें नहीं थी इसमें। ठीक है, फिर 5 और 6 तो हलवा तरीन सवाल थे, हालांकि रेलिवेंट कॉस्टिंग आया था, मगर ये 17 मार्क मैं सोच रहा हूँ पेपर के आसान तरीन सवाल थे जो कि दरमियान में रखे थे एग्जामिनर। और फिर उसके बाद नई ग्रेड में बात करें तो नई ग्रेड में ये सवाल और 2 सवाल थोड़े से अबव एवरेज थे मेरे ख्याल से। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल भी मैं कहूँगा ज्यादा मुश्किल नहीं था, और 9 वाला सवाल भी इतना मुश्किल नहीं था। बीच में ये सवाल जो था थोड़ा सा मैं समझता हूँ यस, जो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 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 सेक्शन के शुरू के सवाल आए थे ना वो थोड़े से अबव एवरेज थे। तो जरूरी नहीं है कि आप पेपर में सीक्वेंस फॉलो करें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप ये भी कर सकते हैं, पेपर में आपने कहा मुझे ये मेक और बाय लिमिटिंग फैक्टर का सवाल आसान लग रहा है, तो आपने डायरेक्ट 5 और 6 से स्टार्ट कर दिया। ये भी किया जा सकता है कि 5 और 6 से ही स्टार्ट करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इट्स नॉट देयर इज नो हार्म इन, जैसे कहते हैं ना कि यार आप उसको जो है ना वो करो। सही है, तो इसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, मगर अभी हम 2 करेंगे। सेकंड सवाल अगेन वन ऑफ द वेरी क्वालिटी क्वेश्चन। ठीक है जी, 2 जो है वो हम कर लेते हैं जरा जल्दी से। रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो थोड़ी छुप गई है मेरे ख्याल से यहाँ पे। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, रिक्वायरमेंट छुपनी नहीं चाहिए थी मगर खैर। तो रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी होती है हमें, तो रिक्वायरमेंट हम जो है वो यहाँ से नहीं पढ़ पाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 2 अगेन मैं समझता हूँ पेपर में थोड़ा सा अबव रहा होगा, इसके एग्जामिनर कमेंट्स आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन 2 में एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है डिटरमिन वेदर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। डिटरमिन वेदर इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर एमएल टू इंक्रीज द सेफ्टी स्टॉक सो एज टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। क्या सेफ्टी स्टॉक बढ़ाने से फायदा होगा अगर वो स्टॉक आउट को कम करना चाहते हैं? ये वन ऑफ द क्वालिटी क्वेश्चन था। आई थिंक 8 मार्क का सवाल था, कितने 9 मार्क का सवाल था ये पेपर में। तो ये मार्क्स यहाँ पे किसी वे से नजर नहीं आ पा रहे। 9 मार्क का सवाल था, इसको हम देख लेते हैं। वन ऑफ द वेरी क्वालिटी क्वेश्चन। अच्छा अगेन यार देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे इन सेशन का पर्पज सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन शेयर करना नहीं है। सोल्यूशन तो आईके ने शेयर कर दिया है, और आज से नहीं बहुत पहले से कर दिया है। तो सोल्यूशन कराना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि सोल्यूशन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे रिकॉल कराया जाए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना ज्यादा जरूरी नहीं है। सवाल रिपीट हो, देखिए सवाल तो आ गया, सवाल नहीं रिपीट होता, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है ना। पूरा डिटो सवाल आना तो बहुत मुश्किल है ना, कॉपी पेस्ट हो जाते होंगे मगर ज्यादा नहीं होते, चांसेस काफी कम है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा हम प्रोडक्टिव लेके चलते हैं, कोशिश करेंगे कि इसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट पे डिटेल में बात हो। परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा टाइम में ज्यादा डिटेल में लगा रहा हूँ जी। इंशाल्लाह कोशिश यही है आसिफ के पूरा पेपर सॉल्व कराया जाए आपको, ठीक है ना। अभी दूसरे सवाल पे आगे आपको और भी वीडियोस में दूसरे सवाल मिलेंगे। लाइव सेशन से फायदा ही हो जाएगा कि आपके जहन में जो क्वेरीज है ना वो सामने सामने आ जाएंगी। तो लाइव सेशन को ब्लेसिंग इन डिसगाइज रखें, उन लोगों के लिए भी डिसगाइज ब्लेसिंग इन डिसगाइज है जो लाइव में आए हुए हैं। इनफैक्ट उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो बाद में पोर्टल पे जब ये अपलोड हो जाएगा तो ये वहां से रेफर करेंगे, तो उनको भी आसानी होगी, उनकी भी क्वेरी जो है वो यहाँ से रिकॉर्डेड वालों की भी लिंक से रेफर हो जाए, क्या कहते हैं क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी होती है मेरा नंबर आपके पास मौजूद है। आप इस सवाल से रिलेटेड कोई और सवाल हो आपका तो मुझे इस नंबर पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सवाल शुरू करेंगे। रिक्वायरमेंट पढ़ ली। डिटरमिन वेदर इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर एमएल टू इंक्रीज द सेफ्टी स्टॉक सो एज टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का मतलब शॉर्टेज ऑफ स्टॉक होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्या कहते हैं शॉर्टेज ऑफ स्टॉक की वजह से जो हम देख रहे होते हैं कि नुकसान हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस मोस्ट प्रोमिनेंट है कि जब हम नई क्या कहते हैं स्टॉक में होगी कोई चीज तो नहीं बना सकेंगे। जब नई प्रोडक्ट बनेगी तो फिर प्रोडक्ट बन नहीं सकेगी, तो फिर कस्टमर को नहीं दी जाएगी, कस्टमर को नहीं दी जाएगी तो फिर सेल लॉस होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी सेव हो जाती है, तो सीएम लॉस होता है। ये पूरी चेन हमने नॉर्मल सेशन में डिस्कस की।
सवाल पढ़ेंगे मसरूर लिमिटेड एमएल यूजेस ईओक्यू मॉडल टू ऑर्डर वन ऑफ इट्स रॉ मटेरियल एमसीआरएम द ईओक्यू डिटरमिन्ड यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा 72,000 यूनिट्स। अच्छा यार, अगेन जो मैंने पहले ही बताया कि हमारा तरीके का थोड़ा चेंज होता है, हम सवाल करते हैं, कोशिश करते हैं डेटा बना लें। ठीक है उस्मान सैयद, कोशिश करते हैं, अभी पहले ये देखते हैं, फिर उसके बाद जो है ना देखेंगे। मुझे लग नहीं रहा कि आज 7 की बारी आएगी यार, लग नहीं रहा मुझे आज वैसे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जब भी इस तरह का सवाल है हम डेटा बनाएंगे, 2 अभी अभी शुरू कर रहे हैं हम। तो हमने पहले क्या देखा डेटा में कि भाई एक रॉ मटेरियल है एमसीआरएम का हम काम कर रहे हैं। एमसीआरएम का जो ईओक्यू उन्होंने हमें निकाल के दिया है वो दिया है 72,000 यूनिट्स। ठीक है जी, 72,000 यूनिट्स इसका ईओक्यू है। एमएल मेंटेन सेफ्टी स्टॉक इक्विवेलेंट टू डेली यूजेज ऑफ 2,000 यूनिट्स में दो काम की बातें आ गई। एक तो सेफ्टी स्टॉक आ गया और एक डेली कंजप्शन भी आ गई। डेली कंजप्शन कितनी है? अच्छा, साल में कितने दिन अज्यूम करते हैं नॉर्मल सवालों में हम? नॉर्मल सवालों में हम साल में कितने दिन अज्यूम करते हैं? मैं आपको ऑडिट कराना चाहता हूँ, एक चीज दिखाना चाहता हूँ। नॉर्मल सवालों में हम 365 दिन अज्यूम करते हैं या 360 दिन अज्यूम करते हैं? यूजुअली यूजुअली जो आपने पास में सवाल देखे हैं उनमें क्या लगा, जो पूरा कोर्स आपने कवर किया है, तो मैं चाहूं तो यहीं पे एनुअल डिमांड भी निकाल सकता हूं। मैं चाहूं तो यहीं पे एनुअल डिमांड भी निकाल सकता हूँ। पेपर में आपको थोड़ा हाई अलर्ट रहना होगा। जैसे फौजी अलर्ट होता है ना सरहदों पे। हाँ, जब फौजी अलर्ट होता है ना सरहदों पे, तो कुछ कुछ भी हल्का सा उसको इंप्रेशन मिलता है, वो अलर्ट हो जाता है, फौरन ही उसको अप्लाई कर देता है। तो बिल्कुल सीखना, आपने भी अलर्ट होना है। वो कह रहा है डेली कंजप्शन 2,000 है, डेली यूजेज 2,000 है और साल में 360 दिन होते हैं। तो जरा मैं एक ऐसे ही चेक करके क्या एनुअल डिमांड निकाल सकता हूँ? मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या चाह रहा हूँ? तो आई थिंक 720,000 आ जाएगी तुम्हें। क्या ये बात समझ आती है? 7,20,000 यूनिट डिमांड आ जाएगी और मैं इसका ऑडिट भी कराऊंगा थोड़ी देर। अच्छा आगे चलते हैं। प्रेजेंटली 10 ऑर्डर आर प्लेस्ड एनुअली। ऑडिट करने का टाइम आ गया। एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? तो किसी को याद आ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला होता था? नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने की टेक्निक होती थी। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का एक तरीकेकार होता था। बताएं। तो मैं ये कह रहा था, हाँ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता था, टेक्निक होती थी, तो हम वो भी लगा सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर होते थे डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। लॉजिक हमें पता है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ऐसे भी डिमांड निकाल के देखो कितनी आ रही है। नंबर ऑफ ऑर्डर 10 है, डिमांड नहीं पता, डिमांड को डी ले लो, ऑर्डर साइज 72,000 है। ईओक्यू ऑर्डर साइज होता है ना, तो कितना हो गया? इज दिस फाइन? इज दिस फाइन? यही 72,000 बना देखो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो? देखो मैंने कहा ना पेपर में हम अलर्ट होकर जाएंगे, ये नहीं कि एग्जाम के रेमो क्रम पर है। एग्जामिनर ने आपको बता दिया नंबर ऑफ ऑर्डर 10 है, मगर मैं बता रहा हूँ एग्जामिनर नहीं भी बताता तो भी आपको ही निकालना आना चाहिए। आप इतने अलर्ट होने चाहिए। इसने जब बोल दिया डेली कलेक्शन 2,000 है, मेरे ख्याल से इट वॉज इनफ टू कैलकुलेट डिमांड। मेरी बात समझ आ रही है? इट वॉज इनफ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर। आप इसी से नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते थे कि 72,000 डिवाइड कर लेते, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाते हैं। मगर एग्जामिनर को थैंक यू बोलना चाहिए कि चलो ठीक है, एग्जामिनर ने हमें ये किया, हमारा ख्याल किया और 10 ऑर्डर बता दी, जिससे हमारी डिमांड की फिगर भी वेरीफाई हो गई, वेरीफाई हो गई, आसान हो गई। ये पेपर में खुद से पिक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। ठीक है जी, बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कि आपने अलर्ट रहना है, बस लो शॉर्ट शॉर्ट बात ये है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं द लीड टाइम है 30 डेज। लीड टाइम क्या होता है जी? टाइम टेकन बाय सप्लायर टू डिलीवर द गुड्स। लीड टाइम जो है वो 30 डेज है। ठीक है, लास्ट में कह रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 86,400 पर ऑर्डर है। अच्छा एक चीज की मुझे कमी शिद्दत से महसूस हो रही है, चलो मैं आगे जाके डिस्कस कर लूंगा। ईओ क्यू बता दिया, डिमांड बता दी, ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज हमने कहा था साल में 360 होते हैं, हंसी बीएससी ये बात हुई थी, और कोई बात नहीं। एक चीज की कमी महसूस हो रही है ईओक्यू के सवालों में, एक और चीज बहुत होती है अक्सर, वो कौन होता है? नजर नहीं आ रहा हमें। सही कह रहे हैं हमजा, सही कह रहे हैं मोहम्मद शिदा, सही कह रहे हैं उनैस, सही कह रहे हैं हफ्सा रजा, सही कह रहे हैं हसीब हुसैन, सही कह रहे हैं उस्मान सैयद। कमी महसूस हो रही है, निकल सकता है वैसे क्या? निकल सकता है। अच्छा आगे दी हुई होल्डिंग कॉस्ट, आगे चेक करते हैं। आगे तो होल्डिंग कॉस्ट का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। आगे तो बस डिले बता रहा है और यूनिट बता रहा है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन बता रहा है। नहीं, आगे भी होल्डिंग कॉस्ट मुझे नहीं नजर नहीं आ रही। सवाल इतना बड़ा नहीं है, छोटा सवाल है।
छोटा सा सवाल है, मतलब कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है इसमें। क्या हम होल्डिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं? क्या मैं आपको होल्डिंग कॉस्ट डेलीगेट कर दूं? क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप होल्डिंग कॉस्ट खुद से निकाल लो? क्या आपको ईओक्यू का फॉर्मूला आता है? क्या आप रिवर्स वर्किंग करना जानते हैं? ऑब्वियसली यस। तो यार लाइव वाले हजार मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूँ, आप जरा प्लीज स्टार्ट करें। और जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करेंगे बाद में, उनसे भी गुजारिश है कि यार वीडियो पॉज करें जरा प्लीज, और फिर मुझे जरा खुद से कैलकुलेट करके बताएं। मुझे होल्डिंग कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, होल्डिंग कॉस्ट अगर काम नहीं हो पाता तो ये भी इनडायरेक्टली एग्जाम में देखिए, मैं आपका लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे काम मैं खुद कर लूंगा, ईओक्यू खुद निकाल लूंगा, क्या फायदा? मैं आपको सोच, आपकी सोच पैदा कर रहा हूँ। अक्सर लोगों का सवाल ये होता है, सर ये समझ आता है सवाल, सवाल कैसे हुआ ये समझ आता है, मगर सवाल पेपर में कैसे पिक करना है, तो सवाल में एडजस्टमेंट कैसे पिक करनी है, सवाल में मिसिंग इन्फॉर्मेशन कैसे पिक करनी है, तो मैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ कि यार आपसे एफर्ट की जाए, आपका आपका काम किया जाए। ठीक है, बात समझ आ रही है? नोट करें जल्दी से, और मुझे जरा ईओक्यू में से रिवर्स वर्किंग होल्डिंग कॉस्ट बता दें। सब लोग करेंगे प्लीज, लाइव वाले भी और रिकॉर्डिंग वाले भी, क्विकली क्विकली करेंगे जरा जल्दी से प्लीज, 1 मिनट है आपके। ठीक है जी, 24 आ रही है, बिल्कुल सही है। मैं भी निकाल के दिखा देता हूँ। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2 × CO × D/CH अंडर रूट। ईओक्यू आपको पता है 72,000 है। सीओ आपको पता है डिमांड, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, सीओ जिसे कहते हैं हम प्यार से, कहीं दी हुई थी ना मेरे ख्याल से, ये 86,400। डिमांड 720,000 है, और CH नहीं पता। अंडर रूट से जान छुड़ाने के लिए क्या करते थे? क्या मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर लगा दूं? अंडर रूट से जान छुड़ाने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 72,000 स्क्वायर। CH से डिवाइड कराने, CH इधर चले आएगा। कितना आ रहा है? CH उधर लेफ्ट हैंड में चले आएगा। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ना, पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम। ठीक है जी, सबकी आ गई? सही है। मोहम्मद फसी गौरी, HP उनैस, मोहम्मद शहजाद, उस्मान सैयद। ठीक है, हसीब चाबी करो, तुम्हारी भी आनी चाहिए। ठीक है, डन है। 24 आ गई होल्डिंग। अभी हम सिर्फ बैकग्राउंड काम कर रहे हैं, अभी सिर्फ डेटा बना रहे हैं, अभी सवाल शुरू नहीं किया। सॉल्व कर सवाल अभी शुरू करेंगे। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। अभी सिर्फ पहले पैराग्राफ को हमने प्रोसेस किया है। 2 फिगर्स हिडन थी, एक कंजप्शन एनुअल डिमांड हिडन थी, हालांकि वो खैर बाद में मिल गई थी, वो ले ली, और दूसरी होल्डिंग कॉस्ट हिडन थी। होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हिडन थी, मगर खैर फॉर्मूला लगाया तो बहुत आसान हो गई। फॉर्मूला लगाया तो बहुत आसान हो गई। ठीक है, डन है यहाँ तक बात भाई। शाबाश, चैट के थ्रू पार्टिसिपेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए आखिर तक। चलें आगे बढ़े। अच्छा, अब जरा यार आगे क्या कह रहे हैं? रिसेंटली MLS फेस सम शॉर्टेज ड्यू टू डिलेज इन प्रोक्योरमेंट एंड टाइम। अब इनको कोई शॉर्टेज फेस हो रही है ड्यू टू डिलेज इन प्रोक्योरमेंट टाइम। लीड टाइम बढ़ गया शायद, 30 दिन था मगर बढ़ गया शायद। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि ML कॉस्ट अकाउंटेंट नुमान शेख हैज कंसल्टेड द प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन टीम एंड हैज कम अप विद द फॉलोइंग एनालिसिस। ये एनालिसिस बना के दिया है। क्या एनालिसिस है देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले इन लीड टाइम, डिले ऑफ 4 डेज 0.1, 4 दिन का डिले हो सकता है, इसकी चांसेस 10% है 0.1। डिले ऑफ 10 डेज 0.06, 10 दिन का डिले हो सकता है 0.06। अच्छा, एक सवाल है, अगर हमको प्रोडक्ट डिले हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा? अगर देर से पहुंचेगा मटेरियल तो क्या नुकसान होगा? प्रैक्टिकली सोचें, अगर मटेरियल 4 दिन डिले हो गया तो 4 दिन तक हमारे मटेरियल ना होने की वजह से लेबर फारिग बैठेगा। 4 दिन तक प्रोडक्शन नहीं होगी। 4 दिन के जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो 4 दिन तक जो है माल नहीं बन सकेगा। जब नहीं बन सकेगा तो नहीं बिक सकेगा। जब नहीं बिकेगा, जब कस्टमर को नहीं जाएगा तो सेल्स लॉस होगी। जब सेल लॉस होगी तो जाहिर सी बात है वेरिएबल कॉस्ट भी थोड़ी बहुत वो बच जाएगी। तो नेट में CM फॉरगॉन हो जाएगा। स्टॉक आउट की वजह से, इसको हम स्टॉक आउट कहते हैं पूरी पोजीशन को, इसकी वजह से CM फॉरगॉन हो जाएगा। इसीलिए आप देखें अगली लाइन में इससे बताया हुआ है 3 यूनिट MCRM आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनाने में 3 यूनिट लगते हैं MCRM के। एक फाइनल प्रोडक्ट में 3 यूनिट लगते हैं MCRM के। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम द फाइनल प्रोडक्ट है 1800। तो मुझे बता दें CM कितना हो जाएगा? स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो CM लॉस होता है, एग्री करेंगे? तो CM पर यूनिट कितना हो जाएगा? CM पर यूनिट कितना हो जाएगा? CM पर यूनिट ऑफ CRM कितना हो जाएगा? MCRM 1800 जो CM है उसके लिए 3 यूनिट इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तो 1 यूनिट का जो CM है, क्या मैं कह रहा हूँ, 600 पर यूनिट हो गया भाई। 3 यूनिट लगते हैं, इन्वेस्ट होते हैं, तब जाके प्रोडक्ट फाइनल होता है ना। तो कंट्रीब्यूशन लॉस अगर मैं एक मटेरियल का निकालना चाहूँ, एक क्वांटिटी का निकालना चाहूँ, एक पीस का निकालना चाहूँ, एक यूनिट का निकालना चाहूँ,
तो वो 1800 नहीं होने का है, 1800 तो टोटल प्रोडक्ट है जिसमें 3 यूनिट फिक्स हुए हैं, 3 यूनिट ऐड हुए हैं, 3 यूनिट इंसर्ट हुए हैं। तो अगर मुझे 1 यूनिट का निकालना है तो 1800 को मैं 300 से डिवाइड कर दूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 600 आ जाएगा। ये 600 क्लियर है, ये 600 स्टॉक आउट कॉस्ट है, 600 सीएम लॉस है, 600 सीएम फॉर गॉन है, सीएम फॉर गॉन है, अगर हम जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाते। ठीक है जी, आज तक बात समझ आई? तो ये हमने बात कर ली है। अब सवाल ये है कि क्या कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में वापस, बेस्ड ऑन एनालिसिस नुमान शेख सजेस्टेड टू इंक्रीज द सेफ्टी स्टॉक। नुमान शेख सॉफ्टी स्टॉक को बढ़ाना चाह रहा है। ऐसा सवाल याद है एक हमने किया था खान लिमिटेड, किसी को याद है? 2019 या 20 का सवाल था, खान लिमिटेड नहीं, 20 का नहीं, 18 का सवाल था सॉरी, खान लिमिटेड 2018 का। फिर अभी कुछ टाइम पहले आई गेस 2022 में, 21 में या 22 में भी एक सवाल आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्री करते हो? 21 या 22 में भी एक सवाल आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखो, ये दिखा देता हूँ तुम्हें, ये लो देख लो। हमने इस तरह के सवाल, ये मैंने इत्तेफाक से मटेरियल का हमारा जो पूरा हैंड आउट है पूरा वो सामने आ गया है। ये एक सवाल था ये वाला, किधर चला गया ये? अरे अरे अरे, अरे। खान लिमिटेड, खान, ये रहा स्प्रिंग 2018 क्वेश्चन में से, खान लिमिटेड। इसमें भी इसी ने प्रोबेबिलिटी गिवन थी, इसमें भी इसी ने लीड टाइम की बातें हो रही थी, इसमें भी इसी ने सीएम मार्जिन दिया हुआ था। हाँ, याद आ रहा है किसी को ये सवाल? और फिर एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही रेप्लिका हुआ था स्प्रिंग 22 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्प्रिंग 22 में भी रेप्लिका हुआ, ये नाइजेरिया लिमिटेड, इसमें भी इसी ने प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसमें भी इसी ने कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है, होल्डिंग कॉस्ट इसीलिए मैंने निकलवा ली, प्रोबेबिलिटीज आ गई सारी की सारी, डिमांड लीड टाइम की बातें आ गई। हाँ, कुछ याद आ रही है? नाइजेरिया भी था, बिल्कुल नाइजेरिया भी था। तो ये दो सवाल ऑलरेडी ऐसे आए हुए हैं, 2022 में आया हुआ है और 2018 में आया हुआ है, 23 में वापस आ गया, तो टेंशन की बात नहीं है। हम इसी फॉर्मेट से करेंगे, थोड़ा सा आईकेप के सोल्यूशन में आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से हुआ है, मगर हम अपने तरीके से कोशिश करेंगे ताकि परेशानी का सामना हमें ना करना पड़े। ठीक है? अच्छा, जब भी इस तरह का सवाल आता था हम क्या करते थे, हम ये देखते हैं कि यार वो क्या कह रहा है, वो क्या रहा है, दो ऑप्शन है उसके पास। और से देखिएगा, बात को समझिएगा, बात इंपॉर्टेंट है, बात को थोड़ा समझिएगा। हाँ, बात इंपॉर्टेंट है, हाँ बात सिंपल है, मगर हमें थोड़ा देखना होगा। एक फॉर्मेट बनता था बड़ा लंबा सा, तुम अपने फॉर्मेट बना के ही काम करेंगे ताकि ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना? हम फॉर्मेट बना के ही करेंगे क्योंकि हमने पास में भी फॉर्मेट बनाए। तो फॉर्मेट इतना मुश्किल नहीं होता, वो भाई जिंदगी आसान करने के लिए आता है। ये डायलॉग मैंने पहले भी यूज किया था कि जिंदगी आसान करने के लिए आता है। आई थिंक 22 का सवाल भी मैं करा चुका हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मेरे ख्याल से 22 का भी मैं करा चुका हूँ। खान लिमिटेड तो मैंने बहुत पहले ही करा दिया था, जब कोविड से, जब ऑनलाइन का सिस्टम नहीं होता तब भी मैं करा चुका हूँ अलहमदुलिल्लाह। ठीक है जी, स्टार्ट करें। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब जरा गेम को आगे बढ़ाते हैं। यार ये बताएं कि ये अगर 4 दिन का डिले होगा तो कितना बफर स्टॉक रखना चाहिए इसको? इसको बफर स्टॉक कितना रखना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहिए अगर 4 दिन के डिले को कवर करना चाहता है? एग्जिस्टिंग बफर स्टॉक कितना है? ये कितने दिन के बराबर है, कितने दिन को कवर कर रहा है? तो 2 पॉसिबिलिटीज, 4 डेज एंड 10 डेज। देखिए मैं बहुत आपको समझाने वाले तरीके से करा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से करा के एंड नहीं कर रहा। ठीक है ना? ऊपर ऊपर से करा के एंड नहीं करा, समझाने वाले तरीके से कर रहा हूँ ताकि पेपर में कभी आए तो आप कॉन्सेप्चुअली पकड़ सको यार। 4 दिन का डिले और 10 दिन का डिले, एग्री करेंगे? अगर 4 दिन का डिले है, डिले के 4 दिन का है, डिले ऑफ 4 डेज, तो कितना रिक्वायरमेंट है?
अगर 4 दिन का डिले है तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी? ये सवाल इंपॉर्टेंट था, देख लें यार पेपर में ना, मैं एग्जामिनर कमेंट्स आप देखिएगा तो आपको इंप्रेशन मिलेगा कि यार दे वाज नॉट दैट इजी। हाँ, अगर 4 दिन का डिले है तो क्या मैं कह रहा हूँ रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है, इजाफी रिक्वायरमेंट कितनी है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कितनी है? 8,000। एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कितनी है? गौर से देखिएगा। 1 लाख, नहीं कितनी, 20,000 सॉरी। एग्री करेंगे? मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? तो बफर स्टॉक कितना होना चाहिए? बफर स्टॉक कितना होना चाहिए? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर है? सही है ना? बफर स्टॉक या तो 8,000 होना चाहिए या 20,000 होना चाहिए। अब वो डिमांड, अब वो टेबल देख लो, टेबल कैसे बनता था? टेबल कैसे बनता था? किसी को याद आ रहा है टेबल? टेबल कैसे बनता था भैया? गौर से देखना। थोड़ा मोटा टेबल बना दो। ठीक है जी, 9 डब्बे आ गए। इतने ही डब्बे बनते थे, 9-10 डब्बे बनते थे। ठीक है, क्या क्या आएगा देखना प्लीज। एक टेबल में बना देता हूँ, फिर दो आप बना लेना, इस तरह से कुछ कर लेते हैं। बफर स्टॉक, बफर स्टॉक कितना कितना होगा? या तो वही एग्जिस्टिंग 2,000 रख लो, या तो वही एग्जिस्टिंग 2,000 रख लो, या फिर एक काम करो 2,000 नहीं रखो, 8,000 रख लो, ये 8,000 नहीं रखो, 10,000 रखो, 20,000 रखो। यही पॉसिबिलिटी बन रही है। या तो बफर स्टॉक एग्जिस्टिंग रहने दो, एग्जिस्टिंग समझते हो कि नहीं बढ़ाओ? खैर हो गई, नहीं बढ़ाओ, वो पूछ रहे हैं ना बढ़ाना नहीं बढ़ाना। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 8,000 कर दो, तीसरी पॉसिबिलिटी है 20,000 कर दो। 8,000 क्यों कह रहा हूँ? इसके लिए 4 दिन के डिले के लिए। और 20,000 किस लिए कह रहा हूँ? 10 दिन के डिले के लिए मैक्सिमम रख लो बफर स्टॉक यार। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब टेबल को फिल कर सकते हैं। याद है बफर स्टॉक लिखते थे, फिर हम क्या लिखते थे? हाँ, क्या लिखते थे? एक्सेस डिमांड लिख दूं? एक्सेस डिमांड कितनी है, एडिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है? हाँ, या तो 8,000 होगी एडिशनल डिमांड, या 10,000 होगी। मेरी बात समझ आ रही है? ये तो 8,000 होगी या 20,000 होगी। मेरी बात समझ आ रही है? या तो 8,000 होगी अगर 4 दिन का डिले हुआ, और अगर 10 दिन का डिले हुआ तो 20,000 होगी। यहाँ तक बात समझ आ रही है? देखो मेरे साथ साथ रहो, मैं आगे आपको हैंड ओवर कर दूंगा, आपको बहुत आसान लगेगा। ये आखिरी डब्बा आपने बढ़ना है 20,000 वाला। ये आखिरी डब्बा 20,000 वाला आपने बढ़ना है, आपने बढ़ना है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप अभी देख लो, ताकि आखिरी डब्बे में आपको परेशानी ना हो। ठीक है, ये मैं आपको करवाऊंगा। 3 है ना, 2 मैं कर देता हूँ, दूसरा भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत आसानी से कर लोगे अगर आपने पहला तरीके से देख लिया। अच्छा मुझे बताओ, बफर स्टॉक आता था, स्टॉक आउट आता था, फिर स्टॉक आउट पर ऑर्डर कितना स्टॉक आउट होगा? अगर 4 दिन का डिले हो गया और आपके पास सिर्फ 2,000 का बफर है, अगर 20,000 का एक्सेस आ गया और सिर्फ 2,000 का बफर है, तो कितना स्टॉक आउट होगा? इधर इस केस में कितना स्टॉक आउट होगा? पूरा 8,000 स्टॉक आउट है क्या? जवाब दें। नहीं 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 नहीं, 8 नहीं है सर, 1 दिन का तो रखा था ना। अरे सर, 4 दिन का अगर डिले हो भी गया तो 1 दिन का तो स्पेयर था ना पहले ही, तो 3 दिन का नुकसान होगा ना। 3 दिन की शॉर्टेज होगी ना, 6,000 की शॉर्टेज होगी ना, 8 - 2 होगा ना। और यहाँ पे कितना होगा? 9 दिन का शॉर्टेज होगा ना, फिर 18,000 होगा। क्योंकि हमने तो सिर्फ 1 दिन का रखा है, और वो कह रहे हैं कि 10 दिन का स्टॉक डिले आ गया है, दूसरे केस में बात कर। अच्छा, फिर हम याद है जो 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 स्टॉक आउट कॉस्ट होती थी, इसको होल्डिंग कॉस्ट से ऐड करते थे, तो ये स्टॉक आउट कॉस्ट पर ऑर्डर है। अगर मुझे एनुअल निकालनी है तो क्या करते थे? एनुअल निकालनी होती तो क्या करते थे एनुअल स्टॉक आउट के लिए?
हाँ एनुअल निकालनी होती तो क्या करते थे, किसी को याद है? एनुअल निकालनी होती थी तो क्या किया जाता था? एनीवन? फौरन एक काम करते थे, अगर किसी को खान लिमिटेड या नाइजीरिया लिमिटेड याद है तो हम अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें। बिल्कुल सही है। हाँ क्या करते थे बताओ, शाबाश बाकी लोग भी। एक मिनट वापस से बनाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनुअल में कन्वर्ट करते थे, वेरी गुड। नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते थे, वेरी गुड, बहुत प्यारी, जबरदस्त बात की आपने। इसको ऐसे रख लेते हैं की बनाने के लिए। ये ए है, ये बी है, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, डी इज इक्वल टू सी इंटू 10 10। याद आ रहा है की बनाए थे हम ऐसे ही साथ में। तो हमने कहा जी बफर स्टॉक या तो हम एग्जिस्टिंग रहने देंगे या गौर से देखो आगे मैं हैंड ओवर कर दूंगा आपको। सवाल आसान है, आगे मैं हैंड ओवर कर दूंगा आपको। एक्सेस डिमांड आ गई। स्टॉक आउट पर ऑर्डर, एनुअल स्टॉक आउट यूनिट्स, तो ये 60,000 हो जाएगा। याद आ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते, नंबर ऑफ ऑर्डर 10 थे, नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। हाँ जी, एनुअल करना है, ये तो एक फेरे का मसला है, साल में कितनी बार ऑर्डर होता है, 10 बार होता है, तो अगर ये परेशानी मैं एनुअल बेस पे लेके जाऊँ तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करते थे, स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है, सीएम लॉस कितना है, सीएम फॉरगॉन कितना है, 600, 1800 नहीं, 1800 नहीं, 1800 गलत हो जाएगा। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, कॉस्ट एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट डी इंटू 600, 600 से मल्टीप्लाई करें, कितना बन गया, कितना बन गया, 600 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है? 480,000। 1000 कॉमन ले लें? नहीं 1000 कॉमन नहीं लेते, चलो टोटल ले लेते, एग्जैक्ट ले लेते, एग्जैक्ट ले लें या 1000 कॉमन लें, चलो जैसे तुम बोलो, एग्जैक्ट ले लेते हैं यार, खैर होगी। कितना आ रहा है? 600 से मल्टीप्लाई करना है 60,000 को, 48 मिलियन आ रहा है, ये 4800,000 आ रहा है। 600 इंटू 60,000, नहीं सॉरी 600 इंटू, हाँ 60,000 ना, 36 मिलियन, 36 मिलियन। तो ये कितना आ रहा है? 108 मिलियन। ठीक है, स्टॉक आउट रेडी हो गया, उसके बाद क्या करते थे? इसके बाद हमें रखना है एनुअल, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट, एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट, एक्स्ट्रा बफर स्टॉक, 0 0, एक्स्ट्रा बफर स्टॉक 0 0 है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा बफर स्टॉक 0 0 है। ठीक है जी। जी अब क्या करें? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बफर स्टॉक, होल्डिंग कॉस्ट, एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट 0, कोई एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट नहीं है ना, हमने कोई स्पेयर में रखा ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है, मैंने कोई स्पेयर में रखा ही नहीं, मैं तो पुरानी पॉलिसी के हिसाब से चल रहा हूँ। 3.6 मिलियन आ रहा है, ये 36 मिलियन आ रहा है। एक मिनट यार, मेरा कैलकुलेटर क्या कह रहा है यार, 60,000 है ना, 60,000 से मल्टीप्लाई करोगे ना चंदा, ये 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना था हसीब, अहमद, हसीब और अहमद, ये देखो ये 60,000 से किया है, 6 से नहीं किया क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया ना पहले। हमदा ये सही है, 36 मिलियन सही है, मेरे हिसाब से 36 ही आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर चेक किया अभी वापस से। आप लोग भी चेक कर लो, हो सकता है मैंने मिस्टेक की हो, लाइव क्लास का फायदा यही है कि अगर कोई मिस्टेक हो रही है। 36 मिलियन है, सही है सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, शहजाद का भी 36 आ रहा है, सही है अहमद और हसीब, आप दोनों भी चेक कर लो यार। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट 0 हो जाएगी, अगर ये होती तो एफ को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, 0 0 हो गई है। अब क्या है, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट होगी, अगर हम बात करें तो ये एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट थी ई और जी। सही, 10 कॉलम का वही बन रहा है, फिर उसका पी आई आ जाता है, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स आ जाता है, प्रोबेबिलिटी आ जाती थी। प्रोबेबिलिटी और फिर टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। याद आ रही है बात कुछ? प्रोबेबिलिटी को हम आई कह लेते हैं। चलो, एक आप तरीके से देख लोगे ना तो अगले दो आसान हो जाएंगे, और मैं आगे आपको डेलीगेट भी करूंगा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा भी लगेगा, आसान भी लगेगा। ये 0 इसलिए क्योंकि यार एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखा ना, वही 2000 एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे रहे। मगर मैं नीचे 8000 रखूंगा तो ये फिल करा के दिखाता हूँ। पी आई प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1 और 0.06, ये 0.04, 0.06। चलो मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, 0.1 से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, 108 को मल्टीप्लाई करो 6480,000। ऐड करने कितनी आ रही है? एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकाली यार, क्योंकि बात ये है कि आपको मैं बताता हूँ, मैं चाह रहा हूँ एडिशनल पे काम करूँ, इजाफी पे काम करूँ, इंक्रीमेंटल पे काम करूँ, एक्स्ट्रा पे काम करूँ। आपका पॉइंट वैलिड है अफसर रजा, कि मैंने एवरेज इन्वेंट्री क्यों नहीं निकाली, मैं निकाल सकता हूँ। एवरेज इन्वेंट्री होती है ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक, मगर उससे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मगर मैं रेलिवेंट कॉस्टिंग के एंगल से बात करूं, जिस तरह स्टॉक आउट कॉस्ट एक्स्ट्रा है, इजाफी है, इंक्रीमेंटल है, पहले नहीं थी अब आ गई है, तो मैं अब नहीं वो कर रहा, मैं एडिशनल पे काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो तो फिर सब में ही आएगा। मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला है। तो बफर ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2, ऑर्डर साइज 72,000 डिवाइड बाई 2 प्लस बफर स्टॉक 2000 है, ये आ जाएगा 38,000। आप अगर कहते हो तो मैं ये कर सकता हूँ कि ठीक है, मैं यहाँ 38,000 टोटल इन्वेंट्री रख लेता हूँ, 38 बुरा नहीं है ये भी। आप समझ रहे हो आपका? 38 रख लेता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने अभी 0 0 रखा है ना, किसी वजह से बताता हूँ मैं 38 रख सकता हूँ, मैं 38 से भी करवा दूंगा, चलो बता दूंगा। मगर मैं चलो पेपर में टाइम बचा लो, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा हो गया ये। आगे सवाल का टाइम मैनेज करने का टाइम मिलेगा, आगे कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपके सवाल आपके टाइम को मैनेज कर देंगी। मगर अभी ऐसा लग रहा है कि सवाल में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। अच्छा, अब सर आपके सवाल का ना जवाब ये है कि 38,000 में मैं काम कर सकता हूँ, और मैं इस सवाल का जवाब अभी 5 मिनट बाद और देता हूँ, और अच्छे से देता हूँ, जब मैं आपके सामने फिगर रख दूंगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ लें प्लीज। प्लीज यार, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है पूछ लें, इस पर मैं बात करूंगा बफर स्टॉक। तो मैंने स्टार बना दिया ताकि मैं भूलूंगी। यहाँ पे किसी का सवाल है तो पूछ लें। एफ को 24 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 24 का मतलब है होल्डिंग कॉस्ट, याद है? 24 होल्डिंग कॉस्ट निकाली थी हमने, ये निकाली हुई। तो अभी एक्स्ट्रा बफर स्टॉक नहीं आया, एक्स्ट्रा कोई इजाफी नहीं है, वही 2000 ही रखा हुआ है मैंने, पहले भी 2000 था, तो इसलिए मैंने हमजा नहीं किया, ठीक है ना? मगर हफ्सा का पॉइंट वैलिड है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम एवरेज इन्वेंट्री निकालते तो मैं 38 लिखता यहाँ पे। अगर मैं 38 लिखता यहाँ पे, एवरेज इन्वेंट्री लिखता, हेडिंग चेंज करूँ, एवरेज इन्वेंट्री करूँ, तो फिर मुझे 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो होल्डिंग कॉस्ट टोटल लेनी पड़ेगी। सही है, मगर मैं 38 से भी करा सकता हूँ, बगैर 38 के भी करा सकता हूँ, ठीक है? सही है। अच्छा, यहाँ पे और कोई सवाल है पूछें प्लीज, ये क्लियर हो गया कि एक्स्ट्रा डिमांड थी तो बफर एडिशनल पे काम किया, कितने यूनिट की शॉर्टेज आ रही है, एक्स्ट्रा कितने यूनिट की शॉर्टेज आ रही है? 6000 यूनिट की शॉर्टेज आ रही है, 18,000 यूनिट की शॉर्टेज आ रही है, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, एनुअलाइज किया, एनुअलाइज किया क्योंकि साल में 10 ऑर्डर होते हैं, फिर उसको 600 से मल्टीप्लाई किया, जो कि एक सीएम लॉस था, जो कि स्टॉक आउट कॉस्ट थी। सही है। अच्छा, एक और देख लो जल्दी से, 8000 पे, ये जल्दी जल्दी फिल करो, क्या होगा यहाँ पे? अगेन 8000 20,000 एग्री करेंगे, प्लीज देखना, बड़े मजे से होगा ये सॉल्व। 8000 20,000, आगे बताओ आगे बताओ। स्टॉक आउट यहाँ पे नहीं होने का है, क्योंकि मैंने 8000 को टारगेट कर लिया, स्टॉक आउट नहीं होने का है। यहाँ पे स्टॉक आउट होगा 12,000 का। स्टॉक आउट को एनुअल 10 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 1,20,000, 0, 0, 72 मिलियन। अच्छा, यहाँ कितना आएगा बस जल्दी से बता दो। इधर कितना आएगा? 0 0 नहीं आएगा। इधर कितना आएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, पार्टिसिपेट करो। अच्छा, अजान के बाद बात करते हैं, अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं, अजान हो रही है, 2 मिनट। अरे यार पार्टिसिपेट करें प्लीज यार, चैट करके मुझे बताएं डब्बों में क्या आएगा। इन डब्बों में क्या आएगा प्लीज, अगर सवाल में आपका फोकस अच्छा है तो आप ये डब्बे बता सकते हैं। अगले वाले डब्बे आपने भरने 20 वाले, तो इसलिए जरूरी है कि आप ये मुझे डब्बे बताओ। इन डब्बों को भर दो भाई, जल्दी से बताओ इन डब्बों में क्या आएगा। 8,000 आएगा, 6,000 आएगा, 20,000 आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा?
वेरी गुड, 80%, बहुत प्यारे माशाल्लाह। और कोई ट्राई करे, बाकी लोग ट्राई करें प्लीज यार। देखें पार्टिसिपेशन से ना मुझे भी तसल्ली हो जाती है ना कि यार आपको बातें समझ आ रही हैं। गुड गुड गुड, शाबाश। और हाँ, और ठीक है। नहीं 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 नहीं, आर्ट नहीं आने का है दोस्त, आर्ट नहीं आने का है। और बताएं, सही है आपका, सही है, उससे पहले जो आंसर आया वो आपका सही है। हाँ और ठीक है। जी जी प्लीज थोड़ा स्पीडीली पार्टिसिपेट करें यार, इन डब्बों में क्या गलत बता दें, कोई मसला नहीं। आप गलत बता दें, गलत बताएंगे तो पेपर में सही भी हो जाएगा। आप सोचें तो सही। अच्छा आसान कर लेते हैं, पहले से कितना बफर स्टॉक था? पहले से कितना बफर स्टॉक था? पहले से भाई, पहले से 2000 था। सवाल में कितना बफर स्टॉक था पहले से? सवाल में उसने बोला जी हमारे पास बफर स्टॉक होता है 2000 का, सेफ्टी स्टॉक बफर स्टॉक को कहते हैं 2000 का। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई बफर स्टॉक 2000 नहीं, आप 8000 कर दें। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बफर स्टॉक आप 8000 कर दें। 8000 क्यों कर दें? क्योंकि 4 दिन का डिले है ना। तो 8000 कर दें, तो भाई बफर स्टॉक अगर आपने 8000 कर दिया तो इसका मतलब एडिशनल इजाफी इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा 6000 हो जाएगा भाई। लड़के 6 होगा ना बफर, पहले कितना था बफर? पहले कितना था अहमद? हाँ 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 बिल्कुल सही है, ठीक है अहमद, क्लियर है। भाई बाकी लोगों को क्लियर है। अच्छा हफ्सा, आपके तरीके से अगर मैं काम करूं, हफ्सा गौर करना। आपका सवाल आया था, बहुत अच्छा सवाल था आपका। अब मैं आपके तरीके से करना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया था आपने। अब उस आपको उसकी वजह समझ आएगी मैंने क्या किया। 72,000 ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2, यही होता है फॉर्मूला। प्लस बफर स्टॉक, यही होता है फॉर्मूला। ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2, ऑर्डर साइज वही 72, बफर स्टॉक डिवाइड बाई 2 प्लस बफर स्टॉक 8 हो गया। अब आप चेक करें कितना आ रहा है आंसर। प्लीज जरा इसे प्रोसेस करें, मतलब मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। 72 डिवाइड बाई 2 प्लस 8000, चेक करें प्लीज क्या आ रहा है, बाकी लोग भी कर सकते हैं। 72 डिवाइड बाई 2 36 बनता है, 36 प्लस 8 कितना बनता है? 44। थैंक यू हमजा, थैंक यू। अब आप मुझे बताएं एडिशनल कितना है, इजाफी कितना है, एक्स्ट्रा कितना है, इंक्रीमेंटल कितना है? आप देखें पहले 38 था, अब 44 है। मैंने इसीलिए कहा था 5 मिनट बाद मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखें इजाफी वही 6 बन रहा है। मेरी बात समझ आई? मैंने पेपर में टाइम बचाने की कोशिश की है, थोड़ा एफर्ट बनाने की कोशिश की है, कैलकुलेशन बचाने की कोशिश की है। आप समझे कि मैंने डायरेक्ट 6 पे काम क्यों किया? क्योंकि एडिशनल कितना है, थर्ड मैं चाहूँ तो यहाँ 38 लिख दूँ। जब मैं दोनों ऑप्शन को कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, दोनों ऑप्शन कंपेयर करूंगा, जो इंक्रीमेंटल बन रहा होगा यहाँ पे मैं 44 लिख रहा हूँ। तो मेरा इंक्रीमेंटल जो इजाफी बन रहा होगा वो तो वही 6 ही बन रहा होगा ना। तो मैंने इसीलिए डायरेक्ट ऊपर हेडिंग ही क्या डाल दी, एक्स्ट्रा बफर स्टॉक। मगर मुझे आई डोंट माइंड, आप लोगों को अच्छा लगता है कि मैं यहाँ एवरेज इन्वेंट्री लिखूं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं निकाल सकता हूँ। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको कि मैंने क्यों 0 किया था और यहाँ नीचे 6 क्यों किया? बट आई एम अगेन सेइंग, इफ यू वांट, आई डोंट वांट, जैसे कहते हैं ना कि टू क्या कहते हैं, डिस्टर्ब योर कॉन्सेप्ट। इफ यू वांट टू राइट 38,000, इट्स ओके विद मी। देन यू शुड राइट 44,000 ओवर हियर। देन यू शुडंट राइट 6,000 ओवर हियर। देन यू शुड राइट 44,000 एज शोन अबव, एज शोन अबव। ठीक है। अच्छा ओके, आगे चलते हैं। 6,000 हो गया। अच्छा होल्डिंग कॉस्ट 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड 18,000 इसलिए नहीं होगा चंदा कि मैंने बफर स्टॉक 8 किया, बफर स्टॉक 20 नहीं किया। सिर्फ बफर स्टॉक 20 बाद में होगा ना चंदा, वो अलग अलग पॉसिबिलिटी है। बफर स्टॉक या तो मैं एक वक्त में 8 रखूंगा, या एक वक्त में 2 रखूंगा, या एक वक्त में 20 रखूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक ही वक्त में 2 अलग अलग कर दूं। ये अलग पॉसिबिलिटी है, मैं आपको फिल करने को दूंगा, ये आप लोगों के लिए। कितना हो गया भाई? होल्डिंग कॉस्ट 144,000 आ रही है। ठीक है, ऐड कर लें टोटल, दोनों को ऐड कर लें। ई प्लस जी, यहाँ बफर स्टॉक आउट कुछ नहीं है। 72,000 में ऐड कर लें। 7344 बन रहा है, चेक करें। नहीं, 72,144 बन रहा है, सॉरी। 72 मिलियन था ना ये क्या था? 72 मिलियन था ना? ठीक है, सही है। प्रोबेबिलिटी लगा दो। अच्छा एग्जामिनर का तरीका थोड़ा चेंज है, परेशान नहीं होना। आंसर हमारा सेम आएगा एग्जामिनर से, फाइनल आंसर सेम आएगा। परेशान नहीं हो जाना, एग्जामिनर ने ऐसे किया है भाई, एग्जामिनर बादशाह आदमी है यार। कॉस्टिंग में कोई फॉर्मेट तो है नहीं, कोई भी कोई फॉर्मेट से कर ले भाई, हम किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। 10328 कितना आ रहा है यार? चेक करो। 72,144, ये गलती नहीं हो जाए, मुझे कैलकुलेटर यूज करना चाहिए, स्टंट करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी बगैर कैलकुलेशन के। 4328640, यही आ रहा है, कंफर्म करेंगे। ये 72 मिलियन था ना भाई, 120,000 को मैं मल्टीप्लाई करके देख भी लेता हूँ यार। हाँ जी 72 मिलियन था। मैं 144,000 ऐड किया, 0.06 से मल्टीप्लाई किया, 432,28640। अभी तक क्या बेहतर लग रहा है, बफर स्टॉक रखें या ना रखें? अभी तक क्या बेहतर लग रहा है?
कौन जीत रहा है? बफर स्टॉक रखें या ना रखें? नतायज का सिलसिला जारी है जी, अभी 2 ही किए हमने पॉसिबिलिटी। क्या बफर स्टॉक रखना फायदेमंद लग रहा है या नहीं लग रहा? कॉस्ट कम हो रही है नहीं हो रही? क्या बफर स्टॉक रखने से, बफर स्टॉक बढ़ाने से फायदा हुआ? क्या बफर स्टॉक इंक्रीज करने से फायदा हुआ? ये देखो रिक्वायरमेंट पूछा रहा है इसने, क्या हमें बफर स्टॉक इंक्रीज करना चाहिए, यही सवाल था। क्या लग रहा है अभी तक आपको? बफर स्टॉक इंक्रीज करने से फायदा हुआ है? क्या कॉस्ट बची है? अरे जल्दी बताओ। हाँ, पहले कॉस्ट थी 10 मिलियन, 10.08 मिलियन, जब बफर स्टॉक कोई पुराना वाला रखा था, जब हम हटने को तैयार नहीं थे, जब हमने कहा नहीं हम नहीं चेंज करेंगे बफर स्टॉक, बफर स्टॉक थोड़ा बढ़ाया तो भाई फायदा हो गया, 4 मिलियन हो गई। अभी एक काम करो, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, क्या आप मेरे लिए ये कंप्लीट कर सकते हैं टेबल? क्या आप मुझे यहाँ बता सकते हैं क्या फिगर आएगा? मैं फाइनल आंसर का वेट कर रहा हूँ। यहाँ तक नोट करें, मैंने आपको बहुत कोशिश की है समझाने की। मैं यहाँ आप लोगों से तवक्को करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आखिरी डब्बा आप भर सकते हैं। मेरे ख्याल से आखिरी डब्बा इतना मुश्किल नहीं है। क्या आप ट्राई करेंगे? क्या मैं आपको हैंड ओवर कर सकता हूँ? हाँ, चलें जल्दी से ट्राई करें। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जो लोग लाइव में उनसे भी गुजारिश है यार वीडियो पॉज करें, सॉरी जल्दी से करें। और जो लोग बाद में जो पोर्टल पे अपलोड होगा ये सोल्यूशन, उससे रेफर करेंगे, रिकॉर्डिंग से रेफर करेंगे, उनसे भी गुजारिश है यार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लो, ताकि तुम्हारे टीचर को भी तसल्ली हो जाए कि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, चलो जल्दी से करो, शाबाश। फिर मैं कोई मसला नहीं, गलत हो जाएगा मैं सही करा दूंगा, मसला नहीं, मगर ट्राई जरूर करो, सब लोग ट्राई करो, मैं वेट करूँ आंसर का, शाबाश। चलो जल्दी जल्दी कर लो, आगे के सवाल आसान है वैसे, आपस की बात है। 3, 4, 5, 6 हलवा तरीन सवाल थे पेपर। और पेपर में इनसे कितना मार्क बन रहा है? 17 और 30 मार्क बन रहा है। बहुत ही हलवा सवाल थे। अगले जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक थ्योरेटिकल सवाल है, वो कॉन्सेप्चुअल है सारा, किसी को कॉन्सेप्ट आता है तो उसके लिए कोई सवाल में कोई मसला ही नहीं है। और आगे 30 मार्क बहुत हलवा है, फिर आगे आगे एक ओवरहेड का सवाल आएगा 16 मार्क का, वो भी हलवा है। तो कहने का मतलब है पेपर में ऐसा नहीं था, पेपर में बचने के रास्ते बहुत है। ठीक है, यहाँ अगर आपको पेपर में दुश्वारी हुई होगी, टेंशन की बात नहीं है। जल्दी बता दें, मैं आंसर का वेट करूँ, आखिरी डब्बा आप भर दो प्लीज यार जल्दी से। चैट के थ्रू बताओ क्या क्या आ रहा है आंसर। शाबाश शाबाश, लास्ट बार जल्दी करें, फिर अगले सवाल पे चलेंगे, फिर 1:30 बजे नमाज ब्रेक करेंगे यार। जी, आया? शाबाश। 2 मिनट मोर, जल्दी जल्दी ट्राई करें यार, ट्राई करेंगे तो मजा आएगा ना, ट्राई नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। शाबाश यार, बाकी लोग भी मुझे बताएं क्या आंसर आ रहे हैं आप लोग। चलें, दैट्स गुड दैट्स गुड, आंसर आने शुरू हो गए, कुछ वैरायटी आ रही है। जी मैं सॉल्व करा दूं या रुकूंगा? और रुकूं? जल्दी करें शाबाश, प्लीज यार, देखें ट्राई जरूर करें यार, ट्राई जरूर करें, गलत हो जाए मसला नहीं है यार, मगर ट्राई जरूर करें यार। ये पेपर देखें, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत जरूरी होती है ना, पेपर में अक्सर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, जब खुद से ट्राई नहीं करते। अगर आप टीचर के बेसिस पे करने चाहोगे हमेशा, तो फिर उसमें जो है ना, आपको कॉन्फिडेंस शायद नहीं बढ़ेगा। पहले खुद करो, गलत हो जाए कोई मसला नहीं, शाबाश, एक दफा और ट्राई करो, फिर बस सॉल्व करें। अच्छा चलें, स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फाइनल फाइनल कर रहे हैं जी। 20,000 अगर हमने बफर स्टॉक रख दिया है तो डिमांड 8,000 हो, तो 20,000 हो, स्टॉक आउट नहीं होने का, स्टॉक आउट नहीं होने का, तो एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी, एग्री करते हैं? ठीक है ना, स्टॉक आउट यूनिट भी जीरो हो जाएंगे, कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी। बफर स्टॉक एक्स्ट्रा कितनी रख रहे हैं? अगर आप 20,000 रखेंगे तो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री कितनी होगी? ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखी है तो कितनी हो जाएगी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री यार? कितनी हो जाएगी? 18,000 हो जाएगी यार, 18,000 हो जाएगी। ठीक है ना, पहले से 20 दो थी, अब 20 आपने एक्स्ट्रा कर लिया, 18 18 हो गए। और होल्डिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई कर लें 24 से, 18,000 को 24 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है? 18,000 को 24 से मल्टीप्लाई कर लें, एक्स्ट्रा इजाफी इंक्रीमेंटल, तो ये कितना बनता है? 432,000, 432,000, टोटल 432,000। ठीक है, और बस फाइनल करें इसको। सही है जी, तो कितना बन गया? प्रॉपर्टी से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि केस प्रॉपर्टी वाला है ना यार, इस वजह से प्रॉपर्टी वाला केस है ना। अच्छा, इसको और अच्छा भी कर सकते हैं एनालिसिस को, कि हम बाकी जो 84% हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक और पॉसिबिलिटी बना लें 0.84 की। एक बात कर रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा मेरे जहन में बात आ रही है कि इसके एनालिसिस को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए, तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक और एनालिसिस बना लें जिसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डिमांड ना हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, एनुअल स्टॉक आउट वगैरह कुछ भी ना हो। ठीक है ना, एक और मतलब सिर्फ एनालिसिस को स्ट्रेंथन करने के लिए बात कर, देखिए मेरी बात को समझिएगा।
मैं आखिर में बात इसलिए करूँ क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए और से समझिएगा बात। ठीक है प्लीज यार, ये बात थोड़ा और से समझने की है, इसको मैं कहूँगा थोड़ा सीरियस लीजिएगा ताकि परेशानी ना हो। मैं अब अगली बात जो करने जा रहा हूँ ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपका ये आगे कितना आ रहा है? 25,920। अब मैं जो अगली बात करने जा रहा हूँ उसको थोड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। एनालिसिस को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा करने के लिए आंसर वैसे ऑब्वियसली है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर बता दूँ आपको कि यस इट इज़ बेटर टू इंक्रीज। मगर यार मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पक्का करने के लिए बात करना चाह रहा हूँ, इट इज़ बेटर टू इंक्रीज बफर। मगर किसी वजह से मैं एक छोटी सी वजह है, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि यार एक आपका ना एनालिसिस बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। इस हल्का सा ग्लिच है इस आंसर में, मैं कह सकता हूँ। सही है ना, इस अप्रोच में एक छोटा सा ग्लिच है। वो ये कि प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है वैसे, आपस की बात है जी, प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, मेरा सवाल है आप लोगों से। एक छोटी सी बात मुझे यहाँ पे करनी है इस ग्लिच को रिमूव करने के लिए, क्योंकि आपने एक बात नहीं की और मैं चाहता भी था आपको डिस्टर्ब करूँ। मैं चाहता भी ना डिस्टर्ब करूँ। प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? तो अब मैं एक बात करने जा रहा हूँ, प्लीज परेशान नहीं होइएगा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ। सही है ना सर, ये आपने क्या किया सर, ये तो बिल्कुल अलग हो गया सर, हम कैसे करेंगे पेपर में? परेशान ना हो, ठीक है। अब मैं अगली बात करने जा रहा हूँ, परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपने, हाँ। ठीक है, सिर्फ इस ग्लिच को रिमूव करने के लिए मैं चाहूँ तो इस ग्लिच पे बात ही ना करूँ, तो मसला ही नहीं होगा। मगर मुझे थोड़ी सी बात करनी चाहिए इस ग्लिच पे, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा था, आपने कहा था तो अच्छा कहा था उस वक्त यार। अब देखना प्लीज, यहाँ तक क्लियर है। मैं मेन कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, मैं वापस करूँ। कोई अगर इसके आगे लेक्चर को, वीडियो को खत्म करना चाहे वो कर सकता है। वो बोले नहीं सर मुझे आगे आपका सुनना ही नहीं है तो वो कर सकता है। मगर मगर मेरा काम है कॉन्सेप्ट देना। देखो सवाल मैंने निकाल दिया आपका, आप पेपर में इतना कर लो, एग्जामिनर ने इतना भी नहीं किया बस, पता है। हमने तो फिर भी ज्यादा सॉल्व किया, एग्जामिनर ने इतना भी सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना। मैं स्ट्रक्चर चेंज नहीं करूंगा, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ एक बात एक्स्ट्रा करने जा रहा हूँ ताकि बात जो है कंप्लीट हो जाए। सही है, एग्जामिनर ने से कम सॉल्व किया हुआ और आंसर हमारा एग्जामिनर का मैच कर, अलहमदिल्ला, वो मसला नहीं है। मगर मैं चाह रहा हूँ कि यार अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड काम करें हम। ये नहीं कि बस ऊपर से काम चला लें, क्योंकि हो सकता है इस सवाल में काम चल जाए, आगे अगले सवाल में शायद आगे जब पेपर में है तो सवाल में काम ना चले ना। तो हमें तो ये सोचने करना है कि सवाल रिपीट नहीं होता। मैं पहले भी डायलॉग रिपीट कर चुका हूँ, सवाल रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से देख लो प्लीज ताकि मैं गेम को खत्म कर सकूं। यार ये 100 नहीं बन रहा, प्रोबेबिलिटी का मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? जरा गौर से देखना प्लीज यार, मैं एक बात करने जा रहा हूँ। प्लीज हाँ, परेशान नहीं होना है, मैंने वापस कहा है परेशान नहीं होना है। तो 0.84 का केस क्या होगा अगर मैं 0.84, मैं इसको ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, कलर चेंज कर रहा हूँ इसका। देखिएगा, सही है। तो 0.84 में करूंगा तो क्या होगा बताएं, शाबाश। सिर्फ एनालिसिस को स्ट्रेंथन करने के लिए। हाँ, अगर मैं 0.84 की बात करूं तो 0.84 के केस में क्या एक्सेस डिमांड है, येस और नो? एनए कर दूं? हाँ भाई लड़के, एनए कर दूं? एक्सेस डिमांड तो सिर्फ दो केस में है ना। एक्सेस डिमांड क्या, मैं कहता हूँ कि बाकी 84% केस में डिले का है ही नहीं सीन। बाकी 84% केस में नो डिले। बाकी 84% केस में टाइम पे आएगा माल। बाकी 84% पे कोई परेशानी नहीं है। बाकी 84% पे कोई स्टॉक आउट भी नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये सारी बातें 84% पे अप्लाई नहीं होंगी क्योंकि 10 और 6 का सीन है। मुझे कंफर्म करें, बात समझ आ रही है? बस खत्म हो रहा है, नमाज ब्रेक करें 5 मिनट में। तो 84% अगर मैं एनालिसिस को, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ यार, अगर पेपर में खुदा ना करता नहीं भी करता ना एग्जामिनर के सोल्यूशन में तो इससे कम हुआ है, तो आप सेफ हो। ठीक है, ठीक है। अब जल्दी बताओ, बफर स्टॉक यहाँ पे कुछ नहीं है, बफर स्टॉक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तो जीरो हो गया, ये तो वही है सेम। कितना आया था? 10480। ठीक है, 10480। इधर बता दो, इधर बफर स्टॉक कितना, 6000 था। कितना बनना है, मल्टीप्लाई करो।
और यही चीज यहाँ पे कर लो, 18,000 होगा। थ्री सिक्स टू 880, ये बन गया 432। बस ये आंसर में कोई चाहिए नहीं आएगा, आंसर में कोई चाहिए नहीं आएगा। ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, नमाज ब्रेक है यहाँ पे। ये ब्लैक से मैंने इसको नोट कर लीजिएगा, टिल 2:30, 2:30 तक नमाज ब्रेक है। नमाज कर आपने वापस आना है, मिस नहीं करना है प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, नमाज कर वापस आना है, 2:30 पे वापस मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं।